कितना परसेंट एनसीईआरटी से आया है? 100% पेपर एनसीईआरटी से आया है। 2-3 क्वेश्चन जो है ना, देखो मैं हमेशा बोलता था, हमेशा मैंने, जो बच्चे टारगेट बैच के हैं, जो बच्चे ग्लेडिएटर बैच के हैं, जान रहे हैं अच्छे से बाकी बैच के बच्चे, कि मैं हमेशा साइंटिस्ट को पढ़ाया करता था। बायोलॉजी बेसिक के लेक्चर नंबर 2 में रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्वेश्चन आया इस बार, कभी पहले नहीं आया था। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आया, उसमें कि फिजिको केमिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड सेल्थ के वो भी क्वेश्चन आया, ठीक है। तो रामदेव मिश्रा क्वेश्चन आया। मतलब ये है कि मैंने आपसे कहा था जो आएगा मतलब जो आएगा मतलब आएगा, ठीक है। इस बार ने साथ दिया, फोड़ दिया पेपर हम लोगों ने, ठीक है। बहुत बढ़िया पेपर आया। यदि आप मेरे सेशन जो है ना, एक सेशन जो मैंने अभी लास्ट में लिया था उसके पहले सेशन लिया था, आप उठा के देखना। अब आप मेरे सेशंस को मैच करना पेपर से, आपको मालूम चलेगा कि सब वही आया है जो हमने क्लास में बताया था। जेमी क्या होते हैं और क्या काम करते हैं? जेमी ग्रीन होते हैं, मल्टी सेल्ड होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड होते हैं, जो छोटे छोटे कप के समान स्ट्रक्चर पे ग्रो करते हैं, हम जेमी कप कहते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के एग्जाम्पल याद रखना है। मेल और फीमेल फ्रॉग में डिफरेंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ये। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक एंड आल्सो ए कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब व्हिच आर एब्सेंट इन दी, जो फीमेल फ्रॉग में नहीं होता है कॉपुलेटरी पैड, मेल फ्रॉग में होता है, ठीक है। मीजोसोम और उसके फंक्शन नोट करते जाना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम का डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होते हैं। उनका डिफरेंस के अलावा उनकी सब यूनिट, ठीक है। राइबोसोम की सब यूनिट याद रखना बेटा, ठीक है। और सब यूनिट के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं ना, ये भी याद रखना। मॉलिक्यूलर बेस्ट ऑफ इनहेरिटेंस में जिक्र है इसका, ठीक। पर ऑक्सीडेज और कैटलेस के लिए जो कोफैक्टर होता है वो होता है हीम, प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है यहाँ पे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है ना। प्लीज कॉम्प्लेक्स के नाम और उसके नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या है, याद रखना, ठीक है ना। मीनार्की और मीनोपॉज, इनका मतलब क्या है, ठीक है। इसके ऊपर इनका मतलब क्या है और किस उम्र में होता है, ठीक है, ठीक है। एंडोस्पर्म की लेवलिंग बहुत जरूरी है, एंड कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लेवलिंग बेटा इसकी, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आपको एम्ब्रोसेक के बारे में कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट होता है, याद रखिएगा इसमें, ठीक है ना तो मैं अलग से इस क्वेश्चन को नंबर नहीं दे रहा हूं मैं, पर एम्ब्रोसेक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट होता है, याद रखिएगा। मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप का होता है, ठीक। pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. To compensate for this uncertainties and associated loss of pollen grain, the flowers produce enormous amount of pollen grain when compared to the number of ovule available for the pollination. के assertion region question बिल्कुल स्पेशल बता रहा हूँ। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स क्या होता है, कहाँ से निकलता है ईस्ट्रोजन, कहाँ से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। कार्पस लूटियम क्या होता है, इरिथ्रोपोइटीन कहां से निकलता है, क्या काम करता है, इरिथ्रोपोइटीन कहां से निकलता है, क्या काम करता है, सेल वॉल मोनोराकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद सेल वॉल फंजाई की इंपॉर्टेंट है, प्रोटिस्टा की सेल वॉल किसी में होती किसी में नहीं होती है, ठीक है ना, ठीक। तो इन तीनों का सेल वॉल के लेवल पे डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेरिस्पर्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। एक्रोसोम और उसका फंक्शन रोल। डायहेबिट कॉस्ट का फ्रीडोमेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पहले वाले क्वेश्चन में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डायहेबिट कॉस्ट में स्टडी कर सकते हैं, इसी कारण जो है वो 4 तरह के गैमेट बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्ट्रॉय कौन करता है, इसको कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये लिंकेज में, लिंकेज जो है इसका एक्सेप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। अंतर आएगा यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिफरेंस, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर 2025, सिग्मा फैक्टर का रोल क्या होता है, ठीक है। रो फैक्टर का रोल क्या होता है, इनिशिएशन और टर्मिनेशन के, सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। गैमो का क्या रोल था जेनेटिक कोड में, 24 क्रोमोसोम स्टडी किए गए हैं, सबसे आखिरी पूरा हुआ था क्रोमोसोम नंबर 1 2006 में, ठीक है ना। सबसे लास्ट 2006 में जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 को पूरा उसका मैप तैयार किया गया था, ठीक है।
डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है ना, उसके एग्जाम्पल। तो याद रखो यहाँ पे 782 में मैं बोल रहा हूं आपसे, होमोलोगस क्या होता है, एनालोगस क्या होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है। एक क्वेश्चन आएगा विथ एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो मतलब मैं स्पेसिफिक नहीं बता पाऊंगा, पर बताऊंगा यहां इस पोर्शन से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है बेटा के वाई RNA is more reactive as compared to DNA। RNA DNA की तुलना में अधिक रिएक्टिव क्यों है? प्रोडक्टिविटी को मेजर कैसे करते हैं? ग्राम स्क्वायर पर ईयर, ठीक है ना, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, जिसे हम वर्नहर्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं, इसका इक्वेशन याद रखना है आपको। 30 साइकिल के बाद एम्पलीफाइड होकर कितनी कॉपी बन जाएंगी? इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है। जो बता रहा हूं पीसीआर पे क्वेश्चन एक आएगा तो स्टेप्स पे क्वेश्चन आएगा बेटा, और स्टेप में क्या इन्वॉल्व है याद रखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, +4 मार्क्स। मैं कह रहा हूं आपसे लीक क्वेश्चन ये। मेन लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है? बोन मेरो होता है, ठीक है, क्लियर है ना। थाइमस किस तरह का होता है? ऑलरेडी हमने हार्मोन में भी देखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्प्लीन, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, देख लीजिएगा एक बात के। देयरफॉर द पेशेंट आर गिवन सब्सटेंस कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सच एज अल्फा इंटरफ्रॉन विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन द डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर के। ये इम्यूनोथेरेपी इन कैंसर। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट किस आधार पे होते हैं? सीविंग इफेक्ट के थ्रू होते हैं ये। स्मॉलर द फ्रेगमेंट फर्दर इट मूव्स, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं, किस लाइट में इसको हम देखते हैं, किस कलर का ये दिखाई पड़ता है, क्या जेल होता है इसमें, ठीक है ना। बायोरिएक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोरिएक्टर क्या होता है, कितनी कैपेसिटी इसकी हो सकती है, और इसमें क्या फीचर होते हैं बायोरिएक्टर में, ठीक है ना। आरएनए इंटरफेरेंस एंड इट्स यूजेस। आरएनए इंटरफेरेंस और इसका उपयोग क्या होता है? कॉमेंसिलिज्म और इसके एग्जाम्पल, ठीक है ना। इपीफाइट, कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रखना है 907 जीपीपी एनपीपी, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है। इविल क्वाड्रेट क्या होता है? इविल क्वाड्रेट क्या होता है? X2 कंजर्वेशन जो है उसका एडवांटेज क्या है, किसके लिए यूज करते हैं, क्या एडवांटेज? X2 कंजर्वेशन का एडवांटेज क्या है, किसके लिए इसका उपयोग करते हैं? फीचर्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड विच आर नॉट रिलेवेंट फॉर ए क्लोनिंग वेक्टर, या फीचर्स विच आर एसेंशियल फॉर ए क्लोनिंग वेक्टर। क्या मतलब? कहने का मतलब ये कि पेपर बायोलॉजी का पेपर जो है वो लेंदी था, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट। 100% पेपर एनसीईआरटी से आया है, पर एनसीईआरटी के हिडन छिपे हुए पोर्शन को भी पूछा गया है, कॉन्सेप्ट को ज़्यादा पूछा गया, बजाय रटने की बजाय कॉन्सेप्ट को पूछा गया है। चाहे वो प्लांट किंगडम की बात करें, हम एनिमल किंगडम की बात करें, एवरीवेयर दे आस्क द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जो बायोमेंटस का जो टारगेट बैच है वो आपका 1 जून से शुरू होता है, और इस बार भी बायोलॉजी में 100% पेपर जो है वो पूरा का पूरा वही आया है जो क्लास में डिस्कस किया गया था। एक भी सिंगल क्वेश्चन ना डीपीएस के बाहर से आया है, ना टेस्ट पेपर से आया है। इनफैक्ट जो 5 मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन लिए थे वहां पूरा पेपर वहां से आया है। और एक आखिरी क्लास जो ग्लेटर बैच के साथ मैंने ली थी, इसमें कुछ शुरू में टेक्निकल ग्लिच हुआ था, उससे सारा पेपर उससे भी आया, ठीक है। आप देख लीजिए, वो यूट्यूब पर ऑलरेडी प्रेजेंट है क्लासेस सारे, आप मैच कर लीजिए, जो मैंने जहां कहा था वहां से आया है। बायोमेंटर्स का बायोलॉजी 360 बैच एक ऐसा बैच है जहां पर आपको पूरी की पूरी बायोलॉजी कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाई जाएगी। हमारे बच्चे नीट में 360 आउट ऑफ 360 लेकर आए हैं।
कई बार बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बायोमेंटर्स में पिछले जो है वो 2017 से अब तक 16,000 से अधिक MBBS सिलेक्शंस हो चुके हैं। तो बायोमेंटर्स बायोलॉजी के लिए जाना जाता है और बायोमेंटर्स में बायोलॉजी आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आप फील करेंगे। आप हर एक हिस्सा जो है एनसीईआरटी का ऐसे बताया जाएगा कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। हमारे बच्चे बायोलॉजी को एंजॉय करते हैं, रटते नहीं हैं। मैंने सर के बॉटनी के लेक्चर्स देखे और लिटरली मतलब ऐसा कि इतना इंटरेस्टिंग आज तक मुझे कोई भी मतलब ऐसा हो गया कि इतना इंटरेस्टिंग मुझे कभी बॉटनी लगा नहीं था। और आज मतलब अगर मेरे से पूछे तो बायो में कौन सा हिस्सा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो है बॉटनी। वो भी ऐसे ऐसे चैप्टर्स हमें अच्छे लगते हैं, जैसे हमारे जेनेटिक्स हो गए, इवोल्यूशन हो गया, मतलब बहुत जो चैप्टर्स दूसरों को बोरिंग लगते हैं, डिफ़िकल्ट लगते हैं, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ों में, ऐसे सारे चैप्टर्स में जान फूकना वो हमारे सर करते हैं। गीतेंद्र सर आपके बारे में तो क्या ही कहो सर, आपसे अच्छी बायो कोई नहीं पढ़ा सकता। आप हर एक चैप्टर की सोल से टच कराते हो सर, हर एक चैप्टर एक न्यू स्टोरी की तरह लगता है। इससे हमें बायो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है सर। और सर लेक्चर के बीच में जो आप बातें करते हो ना, ऐसा लगता है सर आपको सुनते ही रहे। और सर आपकी वही बातें हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए मदद करेंगी। जितेंद्र सर की वीडियो बायोटेक की वीडियो थी वो, तो वो सजेशन में आई थी। जब वो वीडियो को जब मैंने अटेंड किया तो वो अलग ही लेवल की थी। सर ने बायोटेक को अलग ही लेवल से पढ़ा रखा था, अलग ही लेवल से समझा रखा था। एक एक कॉन्सेप्ट, इतना कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है बायोटेक, उसको बिल्कुल अगर एक बार कोई सर से पढ़ लेता है तो कोई सवाल पैदा नहीं होता कि उसको कोई डाउट रह जाए। अक्सर सब लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी शब्द रटने वाला है सर, लेकिन आपसे बायोलॉजी पढ़ने के बाद हमें कभी ऐसा नहीं लगा। हम बायोलॉजी को रटते नहीं, उसे फील करते हैं। गीतेंद्र सर इज़ बेस्ट बायोलॉजी टीचर। सर जिस तरह से हर एक टॉपिक को हमें समझाते हैं, हमें फील कराते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई बायो को पढ़ा सकता है। मतलब समझा तो हर कोई सकता है, बट कोई हमें अच्छे से समझा सकता है और मतलब फील तो कोई भी नहीं करा सकता जिस तरह से सर हमें हर एक टॉपिक को फील कराते हैं। बायोलॉजी के लिए गीतेंद्र सर ही इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ द बायोलॉजी। आपको वो बायोलॉजी इस तरीके से समझाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपके कॉन्सेप्ट कब क्लियर हो गए, कब आपको वो कॉन्सेप्ट याद भी हो गया। और इवन एनसीईआरटी, मेरे केस में तो मुझे एनसीईआरटी की लाइंस भी याद हो जाती हैं बिकॉज ऑफ गीतेंद्र सर। यदि आप ऐसे कमांडो बनना चाहते हैं जो बायोलॉजी बायोमेंटर्स में पढ़कर नीट में 360 आउट ऑफ 360 लाना चाहते हैं तो आ जाइए, साथ मिलकर मेहनत करेंगे। इस बैच के अंदर आपको अपडेटेड लेक्चर मिलेंगे, आपको जो फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, और इसके अलावा हर चैप्टर के पूरा होने के बाद आपका एक लाइव डाउट सेशन होगा जहां पर लाइव क्लास होगी, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हमें पढ़ाना होगा तो उस लाइव सेशन में आपको हम बताएंगे। हर क्लास के बाद आपको डीपीएस सॉल्व करना पड़ेगा और डीपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लास का कोई हिस्सा मिस नहीं करना और रोज जो क्वेश्चन डीपीएस आपको मिल रहे हैं वो भी बेटा कभी मिस मत करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब तक 2017 से लेके 2025 तक एक एक लाइन, एक एक चीज जो बायोमेंटर्स में पढ़ाया गया है वही पेपर के अंदर आया है। गर्व से हम कहते हैं कि बायोमेंटर्स ने हमेशा जो है वो नीट में आउट परफॉर्म किया है, जबरदस्त परफॉर्म किया है। और बायोमेंटर्स के बच्चे इसलिए जो है वो इंडिया के तमाम मेडिकल कॉलेज के अंदर, टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको मिल जाएंगे। आपको डीपीएस कभी भी मिस नहीं करना है, क्लास मिस नहीं करना है, कभी बैकलॉग नहीं लगाना है आपको, और आपको हर संडे आपको जो है एक वीकली टेस्ट भी देना है। यदि आप मेरे साथ मेहनत करने को तैयार हैं तो आ जाइए बायोलॉजी 360 बैच के अंदर। और इस बैच में हमारा टारगेट यही है कि बायोलॉजी में हमको 100% स्कोर आना चाहिए। ठीक है, टारगेट 360 करेंगे पर एक भी बच्चे के 325 से कम नंबर नहीं होना चाहिए एग्जाम में। ये प्रण करो बेटा तो पढ़ने मेरे पास आना। अब केवल एडमिशन लेने से काम नहीं बनेगा, आपको एडमिशन लेना तो एक हिस्सा होता है बेटा। आप यदि जो है वो चाहते हैं ना मेरे साथ में जुड़ना और कुछ बेहतर करना, तो आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको जो कहा जाएगा वो बातें आप मानेंगे, उतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। और हम चाहते हैं कि सेशन के दौरान हम जो है 10,000 के आसपास एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें हम, और खूब सारे क्वेश्चन शीट जो भी मटेरियल मिलेगा बेटा आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, बायोमेंटर्स को फॉलो
फॉलो करना है। इस बैच के साथ में आपको जो है बुकलेट्स के PDF मिलेंगे, जिनको आपको जो है वो जिनका प्रिंट आउट निकाल लेना है आपको जो है क्लास के नोट्स भी मिलेंगे आपको। इसके अलावा समय समय पर आपको स्टडी मटेरियल PDF के फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है बेटा कि थोड़ा सा यदि आप और हम मिलकर साथ में काम करेंगे ना तो एग्जाम में नंबर जरूर अच्छा आएगा, ठीक है। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि पूरे नीट के पेपर में 50% हिस्सा जो है बायोलॉजी का है, और वो हिस्सा आपका सबसे स्ट्रांग पार्ट होना चाहिए, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। तो आप सोचिए मत, आप साथ मिलते हैं, साथ मिलकर बेटा जमकर मेहनत करते हैं हम, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं आपसे एक बात की, देखो बेटा ना कि आपको मुझ पर भरोसा रखना पड़ेगा और मेरे अनुसार आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। देखो कभी भी क्या होता है ना कि कंफर्ट जोन से निकले बगैर जो है वो सफलता नहीं मिलती है। कहते हैं ना मरे बगैर तो स्वर्ग नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये कि उस लेवल तक मेहनत करनी पड़ेगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। आओ बेटा साथ जमकर मेहनत करेंगे और एग्जाम में फोड़ देंगे। जय हिंद।